नमस्कार मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल अभी मैथ्स पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपके फिजिक्स में विद्युत धारा के बारे में, जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। आपके आने वाले सभी एग्जाम में यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके फिजिक्स का विद्युत धारा। मित्रों देखो, विद्युत धारा है क्या? तो सबसे पहले इस वर्ड पे जाते हैं हम, धारा। मित्रों आपने सुना होगा नदी की धारा। नदी की धारा का मतलब होता है भाई, नदी में क्या पाया जाता है? आपके जल पाया जाता है, यानी जो जल का जो प्रवाह होता है उसी को हम बोलते हैं नदी की धारा। तो मित्रों विद्युत धारा क्या होगी? तो विद्युत का प्रवाह। किसका प्रवाह मित्रों? विद्युत का प्रवाह। और विद्युत का प्रवाह किस में होता है मित्रों? चालकों में होता है। किसके कारण होता है मित्रों? तो चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। मित्रों चालक वे पदार्थ है जिसमें आसानी से विद्युत का प्रवाह होता है, वो चालक कहलाते हैं। और चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन होने के कारण विद्युत का प्रवाह आसानी से होता है। तो मित्रों मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉन आपके एक प्रकार का आवेश है। क्या है मित्रों? आवेश। तो हम यही बोलेंगे भाई विद्युत धारा क्या हो जाएगी? तो आवेशों का प्रवाह की जो दर है वही मित्रों क्या होगा? आपके विद्युत धारा। या हम बोल सकते हैं प्रति सेकंड आवेशों के प्रवाह को हम क्या बोलेंगे मित्रों? विद्युत धारा बोलेंगे। ठीक है, तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? आवेशों के प्रवाह की दर। आवेशों के प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। अब मित्रों बात करते हैं भाई आवेश क्या है? आवेश क्या है? तो मित्रों आज से 600 ईसा पूर्व एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम है थेल्स। क्या नाम है मित्रों? थेल्स। इन्होंने एक प्रयोग किया था। इन्होंने एक वस्तु ली थी, इसका नाम है एम्बर। क्या नाम है मित्रों? एम्बर। इसको इसने ऊन के साथ और बिल्ली की खाल के साथ रगड़ा। ठीक है, बिल्ली की खाल के साथ क्या किया मित्रों? इन्होंने रगड़ा, यानी दोनों को घर्षण करवाया। तब इन्होंने देखा ये जो एम्बर है वो अन्य छोटी हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने लगी। यानी इन दोनों को रगड़ने पर ये अन्य हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने लगी। मित्रों ये जरूरी नहीं वो एम्बर ही हो, आपका अगर कांच होगा तो वो भी इस गुण को दर्शाएगी, अगर लकड़ी होगी तो भी वो इस गुण को दर्शाएगी। यानी हम ये बोलेंगे कि जब भी दो वस्तु एक दूसरे के संपर्क में आएगी या एक दूसरे के रगड़ेंगे उनको, तो उसमें अंदर एक ऐसा गुण आ जाता है जिसके कारण वो अन्य वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने लगती है। और ये गुण लाने वाला जो कारक है उसी को हम बोलते हैं आवेश। तो मित्रों आवेश क्या है? तो किसी भी वस्तु का वह कारक जो दो वस्तुओं के संपर्क में लाने पर या उनमें रगड़ने पर अन्य वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण ला देता है, उसको हम बोलते हैं मित्रों आवेश। और आवेश और ये वस्तुओं का जो गुण होता है उसी को हम बोलते हैं विद्युत। क्या बोलते हैं मित्रों? विद्युत। बात आई समझ में? तो हम इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं भाई आवेश है क्या। तो लिखेंगे आवेश क्या भाई? वह कारक जो दो वस्तुओं के संपर्क में लाने पर, दो वस्तुओं को संपर्क में लाने पर उनमें अन्य वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण ला देता है। अन्य वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण ला देता है, इसको क्या बोलते हैं हम मित्रों? आवेश बोला जाता है। और ये जो गुण होता है इसी को हम बोलते हैं विद्युत। क्या बोलते हैं मित्रों? विद्युत। तो यहाँ तक बात आई समझ में कि विद्युत क्या है और आवेश क्या है। अब आगे बात करते हैं मित्रों कि आपके एक वैज्ञानिक थे फ्रैंकलिन। नाम क्या था उनका? फ्रैंकलिन। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम है मित्रों फ्रैंकलिन। मित्रों फ्रैंकलिन ने क्या बताया कि जो आपके आवेश होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है मित्रों धनावेश। क्या होता है? धनावेश। और एक होता है मित्रों ऋणावेश। क्या होता है मित्रों? ऋणावेश। ठीक है, धनावेश होता है तो पदार्थ के आधार पर धनावेश पे क्या होता है मित्रों? धनायन पाया जाता है। और ऋणावेश पर क्या पाया जाता है मित्रों? ऋणायन पाया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये बताया किसने मित्रों? आपके फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक थे। इन्होंने बताया कि आवेश होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक धनावेश होता है और एक क्या होता है मित्रों? ऋणावेश होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इसमें बारे में बात। तो मित्रों आपके किसी भी परमाणु में जैसे ये आपका एक परमाणु है, ठीक है, ये उसका नाभिक होता है। तो नाभिक में मित्रों आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इसके चारों ओर क्या करते हैं मित्रों? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन ये वृत्तीय पथ पर चक्कर लगाता है, तो इस वृत्तीय पथ पर चक्कर लगाने के लिए इन दोनों के बीच में क्या करता है मित्रों? एक बल लगता है ना, जो जिसके कारण ये आराम से चक्कर लगा पाता है। इस बल को बोला जाता है स्थिर विद्युत बल। क्या बोला जाता है मित्रों? स्थिर विद्युत बल। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, ये आपका प्रोटॉन होता है प्लस होता है, इलेक्ट्रॉन आपके नेगेटिव होता है। यानी हम देखेंगे तो दोनों का नेचर क्या मित्रों? एक दूसरे से अलग है। यानी
अगर आपके दोनों प्लस प्लस या दोनों माइनस माइनस अगर आवेश होंगे, यानी समान आवेश होने पर मित्रों वो प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करते हैं मित्रों? प्रतिकर्षित करते हैं। और असमान आवेश होने पर वो क्या करते हैं मित्रों? आकर्षित करते हैं। असमान आवेश होने पर वो आकर्षित करेंगे, जबकि समान आवेश होने पर वो क्या करेंगे मित्रों? आपके प्रतिकर्षित करेंगे। यहाँ तक बात आगे समझ में? ठीक है। अब देखो, प्रोटॉन भी आपके एक प्रकार का क्या है मित्रों? आवेश है, जिस पर आपके प्लस होता है, और इलेक्ट्रॉन भी एक प्रकार का आवेश जिस पर क्या होता है मित्रों? माइनस होता है। ठीक है। अगर इन दोनों की वैल्यू की बात करें मित्रों, तो इन दोनों के आवेश में क्या होता है मित्रों? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम इसका आवेश होता है। ठीक है। इसका मित्रों प्रोटीन का जो प्रोटॉन है उसका हो जाएगा मित्रों प्लस में, और जो इलेक्ट्रॉन है इसका मित्रों हो जाएगा नेगेटिव में। ठीक है। अगर माइनस की बात करेंगे, ये तो प्लस होगा और ये क्या होगा मित्रों? माइनस। अगर प्रोटॉन की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा मित्रों? प्लस। इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा मित्रों? नेगेटिव, यानी माइनस हो जाएगा। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। क्या होता है मित्रों? कूलम। अब हम बात करेंगे ये कूलम क्या है। ठीक है। तो मित्रों आपको आवेश के बारे में ये ध्यान रखना है कि भाई आवेश एक अदिश राशि है, एक स्केलर क्वांटिटी है ना। स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसमें मैग्नीट्यूड तो होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होता। अब मित्रों अगर आवेश के मात्रक की बात करें, आवेश के मात्रक की बात करें तो एक है मित्रों इसका कूलम। क्या है मात्रक? कूलम। ठीक है। आवेश का मात्रक क्या है मित्रों? कूलम। अन्य मात्रक की बात करें तो मित्रों आप क्या आएगी? ESU, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट मित्रों याद रखना, एक कूलम बराबर होता है 3 × 10⁻⁹ ESU। ठीक है। एक कूलम की वैल्यू होती है 3 × 10⁹ ESU के बराबर होता है एक कूलम। मित्रों कूलम का सबसे बड़ा मात्रक है मित्रों फैराडे। कौन सा मात्रक है मित्रों? फैराडे। ठीक है। तो फैराडे में कितना होता है? 96,500 कूलम होता है। तो ये आपका सबसे बड़ा मात्रक है। बहुत बार एग्जाम आया हुआ है कि आवेश का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा मित्रों? फैराडे है। और फैराडे में कितने कूलम आवेश होता है? तो 96,500 कूलम इसमें आवेश होता है। यहाँ तक बात क्लियर है? ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है। तो आपको ये तो बता दिया भाई इलेक्ट्रॉन में कितना होता है? इलेक्ट्रॉन में होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और इधर लग जाएगा माइनस क्योंकि इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। प्रोटॉन की बात करते हैं तो मित्रों इधर क्या लग जाता? आपके प्लस से लग जाता। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? अब देखते हैं हम आगे। अब मित्रों आवेश के और कौन से गुण होते हैं? तो मित्रों आवेश एक क्वांटीकृत है। क्वांटीकृत का मतलब क्या होता है मित्रों? कि ये जो आपका है वो पैकेट या बंडलों के रूप में पाया जाता है। पैकेट या बंडलों के रूप में पाया जाता है। पैकेट या बंडलों के रूप में पाया जाता है। और इसका जो एक क्वांटा होता है, क्या होता है मित्रों? एक क्वांटा होता है वो आपके इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है कौन मित्रों? एक आवेश का एक क्वांटा। यानी हम ये कह सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो सबसे छोटा मान है आवेश का। ठीक है। कितना होता है मित्रों? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। यानी हमारे नेचर में इससे छोटा और कोई भी आवेश नहीं है। आवेश का सबसे छोटा मान कौन सा मित्रों? इलेक्ट्रॉन के बराबर, यानी 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है। इससे छोटा आवेश इस दुनिया में नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो क्वांटीकृत का मतलब होता है कि वो पैकेट और बंडलों के रूप में पाया जाता है और एक क्वांटम में आपके इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखते हैं हम आगे। अब मित्रों जो आपका आवेश है, ठीक है, अगर हम आवेश की बात करें आगे, तो मित्रों आपका जो आवेश होता है, अगर हम बात करें भाई टोटल आवेश कितना है, टोटल चार्ज कितना होगा, ठीक है, टोटल चार्ज यानी कुल आवेश कितना होता है, तो मित्रों कुल आवेश कितना होता है ये आप ध्यान में रखना कि कुल आवेश होता है मित्रों n × E। क्या होता है मित्रों? n × E। n का मतलब हो गया मित्रों इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्या हो गया मित्रों? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो गया? आवेश, यानी एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है मित्रों आपके?
तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है मित्रों, आपके कुल आवेश के बराबर होता है। तो याद रखना, अगर आपको किसी भी चालक में टोटल अगर आपको चार्ज निकालना है तो कुछ भी नहीं करना, तो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश का मान तो आपको पता ही है कितना होगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और n होगा मित्रों इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, कितने उसमें इलेक्ट्रॉन है तो वो बता देगा उसमें आपके कुल आवेश कितने हैं। ठीक है, आप ये भी कह सकते हो भाई आवेश क्या है, इलेक्ट्रॉनों का बढ़ना या इलेक्ट्रॉनों का घटना, ये एक आपके आवेश होता है। ठीक है, बहुत सिंपल सी इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। अब मित्रों आगे देखते हैं। अब मित्रों जब आपके दो आवेश होते हैं, कितने होते हैं, दो आवेश, तो उनके मध्य एक बल कार्यरत करता है ना, वो बल क्या है, तो उसके लिए एक नियम आया था मित्रों, कूलाम का नियम। कौन सा नियम था मित्रों, कूलाम का नियम। अब इस नियम को आपको ध्यान से देखना है भाई, कूलाम का नियम क्या था, कूलाम का नियम। देखो मित्र, कूलाम का नियम क्या है कि यदि आपके दो आवेश रखा है, मान लो ये Q1 आवेश है और इधर आपके Q2 आवेश, ये दोनों निकटतम r दूरी पर रखे हुए, ये दूर दूर नहीं है मित्रों, निकटतम है। ठीक है, तो दो आवेश है Q1 और Q2 निकटतम r दूरी पर रखे हुए हैं, तो इनके मध्य एक बल कार्य करेगा। अब ये बल किस पर डिपेंड करता है वो आपको ध्यान से देखना है। तो इनके मध्य लगने वाला जो बल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, यानी Q1 इंटू Q2 के वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है मित्रों, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी समानुपाती होता है। इन पे मध्य लगने वाला जो बल है वो Q1 और Q2 के समानुपाती होगा, और इसकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। इनके बीच की जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये दो आपको ध्यान रखना है मित्रों। ऐसा हमने ग्रेविटेशनल फोर्स में भी पढ़ेंगे आगे, जब हमने ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ेंगे तो उसमें भी वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो दोनों के मास के प्रोडक्ट के समानुपाती यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है उनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के। ठीक है, यहाँ तक बात आई मित्रों समझ में कि अगर दो आवेश निकटतम r दूरी पर रखे हुए हैं तो इनके मध्य में लगने वाला बल इन दोनों के गुणनफल के तो समानुपाती और इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब बढ़ते हैं हम आगे। तो मित्रों क्या आया था भाई कि जो f है वो समानुपाती तो है Q1 Q2 और व्युत्क्रमानुपाती आपके r के स्क्वायर। अब मित्रों अगर ये जाएगा तो एक नई कांस्टेंट वैल्यू आएगी, वो वैल्यू है मित्रों आपके k। क्या है मित्रों, k। ध्यान रखना कि k क्या होता है, तो मित्रों जो k की वैल्यू होती है वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। मित्रों जो एप्सिलॉन नॉट है ये है निर्वात में विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता। इसका मान होता मित्रों 8.85 इंटू 10⁻⁻12। अब हम इसका क्या लगाएंगे, यूनिट यानी इसका मात्रक लगाएंगे, और मात्रक हम यहाँ से निकालने के बाद लगाएंगे ताकि आपको पता चले हमने मात्रक कैसे निकाला, आप याद रख सको। ठीक है मित्रों, अगर आपको यहाँ से k का मात्रक निकालना है तो r स्क्वायर इससे गुणा होगा। देखो f का मात्रक क्या होगा मित्रों, न्यूटन, r होगा मीटर में तो स्क्वायर होगा मीटर का स्क्वायर, Q कूलाम में, ये भी कूलाम है तो कूलाम का स्क्वायर, ये किसका मात्रक आ गया मित्रों, k का मात्रक आ गया। मित्रों ध्यान रखना जब ये वैल्यू हम इधर रखेंगे तो जो k का मान है वो आएगा मित्रों 9 इंटू 10⁻9, 9 इंटू 10⁻9 आएगा k का मान, और इसका मात्रक क्या हो गया मित्रों, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम का स्क्वायर। ठीक है, अब अगर हमें एप्सिलॉन नॉट का निकालना, देखो 4 पाई तो वो मतलब ही नहीं, तो कांस्टेंट वैल्यू है। अगर हमें एप्सिलॉन नॉट की यूनिट निकालनी है तो जब एप्सिलॉन नॉट इधर आ जाएगा तो इधर हो जाएगा मित्रों 1/k, ये तो कांस्टेंट ही है। अगर 1/k की बात करेंगे तो मित्रों k का कितना हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलाम ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा मित्रों, कूलाम का स्क्वायर। तो मित्रों इसका मात्रक आ जाएगा कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जो एप्सिलॉन नॉट है निर्वात की विद्युतशीलता, इसका मान होता है 8.85 इंटू 10⁻12 कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। अगर k की वैल्यू पूछे तो 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम का स्क्वायर। तो मित्रों ये नियम था आपके कूलाम का नियम के यदि दो आवेश निकटतम दूरी यानी r दूरी पर स्थित है तो उनके बीच में लगने वाला बल उन दोनों प्रोडक्ट यानी दोनों आवेशों के गुणनफल के तो समानुपाती और इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है मित्रों, ये आगे आपको बात समझ में। अब चलते हैं हम आगे। अब कुछ और मित्रों डेफिनेशन है तो वो भी आपको ध्यान में रखनी है। जैसे अगर आपको पूछ ले भाई विद्युत का क्षेत्र किसे कहते हैं, क्या पूछ ले मित्रों आपको, विद्युत का क्षेत्र किसे कहते हैं।
यानी विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं। तो मित्रों विद्युत क्षेत्र क्या है, तो सिंपल सा है मित्रों कि कोई अगर आपका आवेश है, कोई भी एक एकांक आवेश है, तो ये अपने चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र बना देगा, अपने चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र बना देगा जिसके कारण कोई अन्य आवेश एक बल का अनुभव करेगा। एक अन्य आवेश क्या करेगा, बल का आवेश अनुभव करेगा। यानी हम बोलेंगे वह क्षेत्र, किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ कोई अन्य आवेश, जहाँ कोई अन्य आवेश एक बल को अनुभव करे, एक बल को फील करे, यानी एक बल को अनुभव करे, वो क्या होता है मित्रों, आपके किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ कोई अन्य आवेश एक बल का अनुभव करे, उसको क्या बोलते हैं मित्रों, विद्युत क्षेत्र। यानी जैसे वो इस क्षेत्र में आएगा तो उस पर एक बल कार्य करने लग जाएगा, तो जहाँ तो वो बल कार्य करता है वही क्षेत्र क्या होता है मित्रों, आपका विद्युत क्षेत्र होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं मित्रों। तो ये जो Q है, अब इस पर क्या होगा, कोई अन्य आवेश, उस पर क्या लगेगा मित्रों, एक बल लगेगा। क्या लगेगा, एक बल। तो ये लगने वाला बल, ये लगने वाला बल और ये आवेश, इन दोनों का जो अनुपात होता है उसको हम बोलते हैं मित्रों विद्युत की तीव्रता। क्या बोलते हैं, विद्युत की तीव्रता। तो विद्युत की तीव्रता का सिंपल सा क्या फॉर्मूला होगा मित्रों, कि लगने वाला बल और आवेश का अनुपात, लगने वाला बल और आवेश का अनुपात क्या कहलाता मित्रों, क्या कहलाता, आपके विद्युत तीव्रता कहलाती है। अगर इसका मात्रक पूछेगा तो बल का मात्रक तो न्यूटन है और Q का मात्रक क्या मित्रों, कूलाम है। ठीक है, तो न्यूटन अपॉन कूलाम क्या हो जाएगा, विद्युत की तीव्रता हो जाएगी। तो आई थिंक ये आपको बात समझ में आ गई होगी कि एक्चुअल में हमने क्या बात की। विद्युत क्षेत्र वह क्षेत्र जहाँ कोई अन्य आवेश एक बल को अनुभव करे, और ये लगने वाला बल और आवेश का जो अनुपात होगा वही हमारी क्या कहलाएगी मित्रों, विद्युत तीव्रता कहलाएगी। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे हम किसके बारे में पढ़ेंगे आपके। तो मित्रों आपको एक कॉन्सेप्ट इधर एक ध्यान रखना है कि जो भी आवेश होता है वो हमेशा एक पृष्ठ पर संग्रहित होता है। पृष्ठ पर यानी आपके सरफेस पर क्या होता है मित्रों, वो संग्रहित होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा एक आपके पास खोखला गोला है। क्या है मित्रों, खोखला गोला है। ठीक है, ये आपका खोखला गोला हो गया। अब जब इसको आप आवेशित करोगे, इसको आप क्या करोगे मित्रों, आवेशित, तो जो आवेश होगा ना वो इसके चारों तरफ यानी सरफेस पर क्या हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, संग्रहित हो जाएगा। अब मित्रों एक बात बताओ मुझे, एक सिंपल सी बात पूछ रहा हूँ आपको कि जो खोखला गोला है इसके सरफेस पर क्या हो गया, सारा आवेश संग्रहित हो गया, अंदर तो कोई भी आवेश नहीं था। अब जब अंदर कोई आवेश नहीं था तो क्या मित्रों विद्युत क्षेत्र बनाएगी, क्या नहीं बनाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि खोखले गोले के अंदर जो विद्युत क्षेत्र होता है, कौन सा क्षेत्र मित्रों, विद्युत क्षेत्र होता है, वो शून्य के बराबर होता है। किसके बराबर होता है मित्रों, शून्य के बराबर होता है। यानी खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र 0 होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, बात आगे समझ में। तो जो आवेश होता है वो किसी भी चालक के पृष्ठ पर क्या होगा मित्रों, एकत्रित होगा यानी संग्रहित होगा। तो जो खोखले गोले के अंदर तो कुछ नहीं होगा, बाहर ही होगा उसको, इसलिए अंदर क्या होगा मित्रों, शून्य होगा। ठीक है, इसलिए मित्रों बोलते हैं जब तेज बारिश हो रही हो और बिजली गिरने का डर हो तो क्या होना चाहिए मित्रों, कार में घुस जाना चाहिए, क्योंकि कार एक चालक है। क्या है मित्रों, एक कार एक चालक है और अंदर से वो खोखली है, तो जितना भी आवेश होगा वो उसके सरफेस पर एकत्रित हो जाएगा और आप सेफ अंदर बैठे रहोगे। ठीक है, इसलिए बिजली गिरने पर क्या करें, कार के अंदर बैठ जाए। तो यहाँ तक बात आ गई आपको समझ में। अब चलते हैं हम आगे। तो मित्रों अभी हमने आपके विद्युत आवेश के बारे में, जो आवेश था विद्युत धारा की डेफिनेशन में पढ़ी थी। आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। फिर हमने ये भी पढ़ लिया था कि जो आवेश क्या होता है, आवेश एक सदिश राशि है, मात्रक कूलाम होता है, सबसे बड़ा मात्रक फैराडे होता है, जिसकी वैल्यू 96,500 कूलाम होती है। आवेश एक क्वांटीकृत है, यानी इसके एक क्वांटा की वैल्यू इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। अगर आपको टोटल चार्ज यानी कुल आवेश निकालना है तो n × E होगा, जहाँ n इलेक्ट्रॉन की संख्या है और E आपके एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है। फिर हमने पढ़ा था कूलाम का नियम, यानी किसी भी दो आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल होता है उन दोनों के गुणनफल के तो समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था मित्रों। तो आवेश के बारे में आपको पता चल गया भाई आवेश है क्या। अब आप इसकी डेफिनेशन समझ लेना
कि आवेश क्या है, तो आवेश वह कारक है जो दो वस्तुओं के संपर्क में लाने पर उनमें अन्य वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण ला देती है। और यह गुण मित्रों क्या कहलाता है, आपका विद्युत कहलाता है। क्या कहलाता है मित्रों, आपका विद्युत कहलाता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, वापस आते हैं हमारी विद्युत धारा पर। किस पर आता है, विद्युत धारा पर। क्या था मित्रों, आवेशों के प्रवाह की दर, आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं मित्रों। जब की दर आ जाए तो ये हमेशा समय के सापेक्ष लिया जाता है, यानी कितने समय में कोई चालक से आवेशों का प्रवाह हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं मित्रों, विद्युत धारा बोलते हैं। ऐसे बोल सकते हैं प्रति सेकंड आवेशों के प्रवाह को हम क्या बोलेंगे, विद्युत धारा बोलेंगे। तो मित्रों धारा को डिनोट किया जाता है आई से, तो इसका मान हो जाएगा मित्रों Q/T। मित्रों Q का मतलब हुआ आपके आवेश, चार्ज, और T का मतलब हो गया मित्रों आपके समय यानी टाइम। ठीक है, बात आगे समय। और I का मतलब क्या है मित्रों, धारा। तो धारा को I से डिनोट किया जाता है। मित्रों LDC में क्वेश्चन आया हुआ है कि आवेशों के प्रवाह की दर को क्या कहा जाता है, तो मित्रों उसको विद्युत धारा कहा जाता है। ये बात आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है, ये बात आपको नहीं भूलनी है। ठीक है, अब मित्रों अगर आपके इसका मात्रक की बात करेंगे तो आवेश का मात्रक होगा मित्रों कूलाम। क्या होता है आपके, कूलाम। और समय का मात्रक क्या होता है मित्रों, आपके सेकंड होता है। तो कूलाम बट्टा सेकंड क्या हो जाएगा, आपके धारा हो जाएगी। और धारा का मात्रक क्या होता है मित्रों, एम्पियर। धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। तो 1 एम्पियर किसके बराबर होगा, 1 कूलाम बट्टा 1 सेकंड। ठीक है, यानी जब 1 कूलाम आवेश 1 सेकंड के लिए प्रवाहित होता है तो उत्पन्न धारा का मान आपको कितना मिलेगा मित्रों, 1 एम्पियर मिलेगा। ठीक है, इसको हम A से लिखते हैं मित्रों। मात्रक फिजिक्स में बहुत जरूरी है। ठीक है, जैसे आपको किसी ने बोल दिया 2 सेकंड, तो आप अपने आप समझ जाओगे कि समय के बारे में बात कर रहा है। किसी ने लिख दिया मित्रों 2 मीटर, तो समझ में आ जाएगा ये लंबाई दूरी की बात कर रहा है। अगर आपको ऐसा लिखा आ जाए 2A, क्या लिखा आ जाए मित्रों 2A, तो समझ लेना वो विद्युत धारा के बारे में बात कर रहा है, जहाँ A का मतलब क्या है मित्रों, एम्पियर है। कहीं मित्रों आपको ऐसा लिखा आ जाए 3 kg, तो आप समझ जाओ ये भार यानी वेट के बारे में बात कर रहा है। तो मित्रों फिजिक्स में यूनिट का बहुत बड़ा रोल है, इसलिए आपको हर जो आपकी फिजिकल क्वांटिटी है उनकी यूनिट आपको हमेशा याद रखनी है। ठीक है, तो एम्पियर किसके बराबर हो गया, कूलाम बट्टा सेकंड। अगर 1 एम्पियर की परिभाषा पूछे तो क्या हो जाएगा मित्रों कि जब 1 कूलाम आवेश 1 सेकंड तक प्रवाहित होता है तो उसमें उत्पन्न धारा का मान 1 एम्पियर होगा। अब चलते हैं हम आगे नेक्स्ट। अब देखो मित्रों नेक्स्ट में क्या है आपके, कि जो आपका एम्पियर है उसके जो धारा है उसके अन्य मात्रक क्या है, धारा के अन्य मात्रक क्या है। अन्य मात्रक का मतलब हो गया कि मित्रों इससे छोटा मात्रक है क्या कोई, तो देखो एक होता मित्रों माइक्रो एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, जिसको हम लिखते हैं मित्रों म्यू ए से। किससे लिखा जाता है, म्यू ए से। मित्रों याद रखना माइक्रो एम्पियर का मतलब हुआ 10⁻⁻6 एम्पियर। किसके बराबर होता है, 10⁻⁻6 एम्पियर। एक होता है मित्रों मिली एम्पियर। क्या होता है आपके, मिली एम्पियर। ये होता है मित्रों 10⁻³ एम्पियर के बराबर। 10⁻³ एम्पियर के बराबर होता है आपका मिली एम्पियर। तो ये दोनों भी मात्रक आपको क्या रखने हैं मित्रों, याद रखने। ठीक है, अब बात करते हैं मित्रों कि धारा को मापने वाला यंत्र, किसी यंत्र का क्या नाम है, तो इसका यंत्र है मित्रों अमीटर। क्या है मित्रों, अमीटर। हम आगे बात करेंगे कि जो अमीटर होता है उसको श्रेणी क्रम में क्यों लगाया जाता है, श्रेणी क्रम में क्यों लगाया जाता है। तो याद रखना है पहले तो आपको जो अमीटर होता है वो सदैव श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। और मित्रों एक आदर्श अमीटर का, एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध मित्रों 0 होता है। एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होता है मित्रों, 0 होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होता है मित्रों, 0 होता है। तो यहाँ तक बात क्लियर है आपके। ठीक है, हम आगे बढ़े आपके। तो ये होगी धारा के बारे में। आवेश के प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। धारा का मात्रक एम्पियर होता है। ठीक है, तो अब यहाँ तक यंत्र कौन सा मित्रों, इसका अमीटर है, श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। और एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 होता है। तो यहाँ तक तो आपको याद रखना है। अब चलते हैं हम आगे। अब मित्रों आपको क्या पढ़ना है, अब आपको पढ़ना है मित्रों विभव।
या विभवांतर, विभव या विभवांतर। देखो विभव और विभवांतर में अंतर क्या है वो आपको समझना है, कुछ भी नहीं है मित्रों। ये आपका विद्युत क्षेत्र है, क्या है मित्रों, आपका विद्युत क्षेत्र। ठीक है, यहाँ कोई आवेश है जिसके कारण इसमें विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया। ठीक है, ये विद्युत आवेश है। यहाँ कोई अन्य आवेश रखा हुआ है, यहाँ कोई अन्य आवेश रखा हुआ है अनंत दूरी पर। किस पर रखा हुआ है, अनंत दूरी पर। तो मित्रों ये जो अन्य आवेश है इसको हम विस्थापित करेंगे। क्या करेंगे मित्रों, विस्थापित करेंगे इसके अंदर। तो मित्रों जब हम इसमें विस्थापित करेंगे तो इसके ऊपर एक फोर्स भी लगाएंगे हम, है ना, एक बल लगाएंगे जिसके कारण ये विस्थापित हो गई। और मित्रों जो बल और विस्थापन होता है उसी को हम कार्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं मित्रों, कार्य। तो सिंपल सी डेफिनेशन क्या होगी कि किसी भी आवेश को अनंत से, किसी भी आवेश को अनंत से उसके विद्युत क्षेत्र में लाने के लिए किया गया कार्य, क्या कहलाता है मित्रों, आपके विभव कहलाता है। किसी भी एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने के लिए किया गया कार्य आपका विभव कहलाता है। तो अब ये आ गया आपके इधर। ठीक है, अब मित्रों विद्युत क्षेत्र के अंदर ही किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। देखो अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर लाया तो वो हो गया विभव। ठीक है, और विद्युत क्षेत्र के अंदर ही अगर आप किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करते हैं उसको बोलते हैं विभवांतर। मित्रों इंपॉर्टेंट हमारे लिए विभवांतर है ना, विभव ऐसा कुछ है नहीं, ऐसा विभव के ऐसे कोई डेफिनेशन सही से है नहीं। तो आपको ये याद रखना विभवांतर, विभव का कोई लेना देना नहीं है, अपने को याद रखना है विभवांतर। किसी भी विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है मित्रों, आपका विभवांतर कहलाता है। ठीक है, अब अगर विभवांतर का पूछ ले मित्रों आपको मात्रक, क्या पूछ ले, विभवांतर का मात्रक। फॉर्मूला देखते पहले कि V बराबर होगा W/Q। W का मतलब हो गया कार्य, इसका मात्रक होता है जूल। Q का मतलब हो गया आवेश, जिसका मात्रक होता है कूलाम। और मित्रों विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट। क्या होता है, वोल्ट। तो वोल्ट बराबर हो जाएगा आपके जूल/कूलाम। तो कहीं अगर वोल्ट लिखा आ जाए तो भी सही है और जूल/कूलाम आ जाए तो भी सही है। ठीक है, अब आ जाए मित्रों एक वोल्ट क्या है। तो सिंपल सा है कि एक कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में यदि 1 जूल कार्य करना पड़े तो उत्पन्न विभवांतर का मान कितना होगा मित्रों, 1 वोल्ट। मित्रों याद रखना जो वोल्टेज होता है वो हमेशा किस चालक के सिरों पर निकाला जाता है, किसी चालक के सिरों पर निकाला जाता है, उनके किनारों पर निकाला जाता है आपके वोल्ट। मित्रों ध्यान रखना वोल्ट विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर यूज लेते हैं। कौन सा यंत्र है मित्रों, वोल्ट मीटर। और वोल्ट मीटर को हम सदैव समांतर क्रम में लगाते हैं। कौन से क्रम में लगाते हैं मित्रों, समांतर क्रम में लगाते हैं। ठीक है, कौन से क्रम में लगाएंगे मित्रों, आपके समांतर क्रम में लगाएंगे। बात आगे समझ में, विभवांतर हो गया जूल/कूलाम, वोल्ट हो गया जूल/कूलाम। वोल्ट मीटर किस में लगाएंगे मित्रों, आप में हमेशा समांतर क्रम में लगाएंगे। ठीक है मित्रों, यहाँ तक बात आगे समझ में। ठीक है, अब मित्रों आपको थोड़ा धारा के बारे में और चीज़ें याद रखनी है आपको। जैसे जो आपकी धारा है, करंट है, वो आपके 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होते हैं मित्रों आपके दिष्ट धारा। क्या होती है, दिष्ट धारा। और एक होती है आपकी प्रत्यावर्ती धारा। क्या होती है, प्रत्यावर्ती धारा। मित्रों दिष्ट धारा यानी डायरेक्ट करंट। देखो डायरेक्ट करंट का मतलब हो गया जो आपको बैटरी या सेल में मिलता है वो सारा कौन सा करंट है मित्रों, डायरेक्ट करंट या दिष्ट धारा है। जो समय के साथ नहीं बदलती, जो समय के साथ नहीं बदलती वो है आपकी दिष्ट धारा। जो समय के साथ नहीं बदलती वो दिष्ट धारा है, और जो समय के साथ बदलती है मित्रों वो आपकी प्रत्यावर्ती धारा है। ये याद रखना, दिष्ट धारा क्या है, जो समय के साथ नहीं बदलती, और प्रत्यावर्ती धारा है जो मित्रों समय के साथ बदलती है। मित्रों याद रखना, प्रत्यावर्ती धारा हमारे घरों में आने वाली धारा है, वो आपकी प्रत्यावर्ती धारा है, यानी प्रति सेकंड बदलती है, लेकिन इतनी स्पीड से बदलती है कि हमें ध्यान में नहीं रहता। जो हमारा ट्यूबलाइट या बल्ब होता है वो प्रति सेकंड उसमें धारा का मान चेंज होता है, लेकिन इतनी तेज़ी से होता है तो हमें उसका पता भी नहीं चलता। मित्रों आगे ध्यान रखना कि इसकी जो आवृत्ति होती है यानी इसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो शून्य होती है। कितनी होती है मित्रों, शून्य। ठीक है, जैसे ये हो गई इसकी फ्रिक्वेंसी, ये हो गया। ठीक है, तो ये इसकी कितनी फ्रिक्वेंसी है, और ये 0 होती है। कितनी होती है मित्रों, 0, यानी ये बदलती नहीं है ना, बदलती नहीं है। अगर प्रत्यावर्ती धारा की बात करेंगे मित्रों तो हमारे जो इंडिया में, अगर हम इंडिया में बात करेंगे
जो फ्रिक्वेंसी अगर हम इंडिया की बात करें तो मित्रों यहाँ होती है 50 हर्ट्ज। कितनी होती है? 50 हर्ट्ज। और आपको 220 वोल्टेज मिलता है। कितना मिलता है मित्रों? 220 वोल्टेज मिलता है। मित्रों अगर FUSA में पूछ ले तो कितना होगा आपका? 60 हर्ट्ज होगा। कितना होगा मित्रों? 60 हर्ट्ज होता है आपके USA में आवृत्ति का मान। अब मित्रों किसी के क्वेश्चन आ रहा होगा दिमाग में कि 220 जो वोल्टेज है क्या वो पूरी की पूरी हमें मिलती है? क्या ये वोल्टेज का मैक्सिमम मान है या मिनिमम मान है या ये एवरेज है? तो मित्रों ना मैक्सिमम है, ना मिनिमम है, ना एवरेज है, ये आपके VRMS है। कितना क्या है मित्रों? VRMS 220 वोल्ट है वो VRMS, यानी रूट मीन स्क्वायर, वर्ग माध्य मूल मान है। कितना मित्रों? वर्ग माध्य मूल मान है 220, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है 220। अगर आपको इसका मैक्सिमम निकालना है, क्या निकालना है मित्रों? मैक्सिमम, तो इस VRMS को हम क्या करते हैं? √2 से कर देते हैं गुणा, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तब आपको V मैक्सिमम मिल जाता है। और इसकी वैल्यू लगभग होती है मित्रों 310 से 311। कितनी होती है? 310 से 311। तो जो आपको दिख रहा है कि 220 वोल्टेज आपको अधिकतम है, लेकिन मित्रों ये अधिकतम नहीं है, ये रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है। इसकी अधिकतम वैल्यू 310 से 311 वोल्ट तक होती है। ठीक है, तो ये आपको धारा के बारे में याद रखना है। प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है मित्रों? तो इंडिया में इसकी जो आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है, और हमारे घरों में आने वाली जो धारा है वो प्रत्यावर्ती धारा है, जो प्रति सेकंड बदलती है। जो क्या होती है मित्रों? प्रति सेकंड बदलती है, ये आपके प्रत्यावर्ती धारा होती है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम आगे। अब बढ़ते हैं हम आगे। क्या है मित्रों आगे आपके? अब मित्रों विभवांतर के बारे में हमने जान लिया, हमने धारा के बारे में जान लिया। तो अब हम इन दोनों के बीच में एक संबंध दिया था, जो दिया था आपके ओम के नियम। यानी एक वैज्ञानिक थे तो उन्होंने एक नियम दिया था जिसको बोला गया है ओम का नियम। तो ओम का नियम क्या है मित्रों? वो आपको ध्यान से सुनना है और समझना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपको ओम का नियम। ध्यान से सुनना है और ध्यान से इस चीज़ को समझना भी है आपको। ठीक है, अब देखो ओम के नियम इन्होंने क्या बोला? तो ओम के नियम ने बोला कि यदि कोई चालक है, यदि कोई चालक है, ठीक है, यदि कोई चालक है, अगर उसकी भौतिक अवस्था को स्थिर रखा जाए, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था को स्थिर रखा जाए तो उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होगा। ठीक है, तो ओम का नियम क्या है कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था यानी उसकी लंबाई चौड़ाई उसका टेम्परेचर वो सारे क्या रखा जाए? भौतिक अवस्था क्या रखा जाए मित्रों? कांस्टेंट यानी स्थिर रखा जाए, तो उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। ठीक है, अब मित्रों अगर ये समानुपाती हो तो बताओ इसका ग्राफ कैसे बनेगा? इसका ग्राफ ये वाला बनेगा। कौन सा ग्राफ बनेगा मित्रों? ये अगर ये एंगल भी पूछा तो ये 45 डिग्री होगा। कितना होगा मित्रों? 45 डिग्री होगा। ठीक है, V समानुपाती I। अब समानुपाती नियतांक आएगा, ये हटेगा, नियतांक आएगा, वो होगा मित्रों R। क्या होगा मित्रों? R। अब ध्यान समझो ये R क्या है मित्रों? हमने पहले एक बात की थी अमीटर में कि इसका प्रतिरोध 0 होता है। तो ये जो R है मित्रों यही प्रतिरोध है। क्या है मित्रों? यही प्रतिरोध है। अब प्रतिरोध का मतलब क्या होगा मित्रों? तो धारा में उत्पन्न बाधा। तो धारा में उत्पन्न बाधा को हम क्या बोलते हैं? प्रतिरोध बोलते हैं। धारा में उत्पन्न बाधा को हम क्या बोलते हैं मित्रों? प्रतिरोध बोलते हैं। ठीक है, धारा में उत्पन्न बाधा को हम प्रतिरोध बोलते हैं। ठीक है, और जो प्रतिरोध होता है इसका मात्रक होता है मित्रों ओम। क्या मात्रक होता है मित्रों? ओम होता है प्रतिरोध का मात्रक। ये हमेशा धारा में बाधा उत्पन्न करेगा, यानी एज अ ब्रेकर यूज होगा। ठीक है, कौन? आपके धारा। तो आप समझ लो कि अगर V कांस्टेंट है तो यहाँ से मित्रों जो R होगा वो आपके V/I होगा। अगर V आपके कांस्टेंट है तो जो R है वो I के क्या होगा मित्रों? व्युत्क्रमानुपाती होगा। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब हुआ कि दोनों का रिश्ता एक दूसरे से अलग है। ठीक है, अगर I बढ़ेगा तो R कम होगा, या बोलोगे R बढ़ेगा तो I कम हो जाएगा। ये आप ध्यान रखो कि एक बढ़ेगी तो दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी मित्रों? कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको आई मित्रों समझ में? तो वैसे आपको पता होगा कि जो R होगा भाई धारा में उत्पन्न बाधा करेगा, यानी धारा को चलने के लिए क्या करेगा? बार बार उस चीज़ को रोकेगा। अब मित्रों जो प्रतिरोध होता है, ठीक है, ग्राफ आपने देख लिया, ये भी आपको रिश्ता समझ में आ गया। इसको याद रख दो मित्रों, ये आपका फॉर्मूला है V/IR। V/IR याद रखना मित्रों ओम वीर से। किससे याद रखना आप इसको?
ओम वीर, ओम वीर। तो ओम के नियम क्या था, V अपॉन आई आर, तो ओम वीर। ठीक है, जैसे बालवीर होता है ऐसे आप याद रखना ओम वीर, ओम वीर। आई का मात्रक भी क्या है मित्रों, ओम ही है। आई का मात्रक, आर का मात्रक भी क्या है, ओम है, और आई का मात्रक क्या है मित्रों, एम्पियर। तो अगर हम ओम की बात करें कि भाई जो ओम है आपका वो किसके बराबर हो जाएगा, तो देखो V का मात्रक हो गया वोल्ट और I का मात्रक हो गया एम्पियर। I मतलब धारा, तो धारा का मतलब क्या हो गया, मान एम्पियर। तो ये होगा मित्रों आपके ओम बराबर वोल्ट अपॉन एम्पियर। ठीक है, यहाँ तक आगे बात समझ में। अब चलते हैं हम आगे। तो मित्रों ओम का नियम आपको समझ में आ गया। ठीक है, ओम का नियम आपको समझ में आ गया मित्रों। अब देखते हैं हम आर क्या है। तो आर का हमने क्या बोला कि धारा में उत्पन्न बाधा को हम प्रतिरोध बोलते हैं। अब जो आपका आर है वो किसी भी चालक के किन कारकों पर निर्भर करता है वो भी आपको ध्यान रखना है। यानी अब हम पढ़ेंगे आपके प्रतिरोध की निर्भरताएं। क्या पढ़ेंगे मित्रों, प्रतिरोध की निर्भरताएं। देखो मित्रों जो प्रतिरोध होता है वो किन्हीं कारकों पर कैसे निर्भर करता है वो आपको देखना है। कि मान लो अगर मैंने कोई चालक ले लिया, ये मैंने एक चालक ले लिया, ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया, इसको बोला जाता है क्रॉस सेक्शन एरिया, यानी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। और ये है मित्रों इसकी लेंथ। अगर मैंने दो चालक लिए जिसकी लेंथ तो मैंने इक्वल रखी, लेंथ तो मैंने इक्वल रखी, ठीक है, ये भी एल है, लेकिन इसका क्रॉस सेक्शन एरिया को मैंने अगर बढ़ा दिया, तब आप सोचो कि किस में धारा आसानी से प्रवाह होगी। तो आप बोलोगे भाई यहाँ इसको जाने के लिए जगह अधिकतम है, यानी इसमें धारा का मान आसानी से प्रवाह होगा। यानी हम ये बोल सकते हैं भाई इसमें धारा उच्च होगी, है ना, आराम से प्रवाह इसमें धारा जाएगी, इसमें धारा ज़्यादा जाएगी और इसमें धारा आपकी क्या जाएगी मित्रों, कम जाएगी। अब आप मुझे बताओ कि अगर इसमें धारा ज़्यादा जा रही है, धारा अगर ज़्यादा जा रही है इसका मतलब हुआ मित्रों इसमें प्रतिरोध कम होगा, प्रतिरोध कम होगा इसलिए धारा ज़्यादा जा रही है, और इसमें प्रतिरोध ज़्यादा होगा क्योंकि धारा क्या होगी मित्रों आपके कम जा रही है। अब जो प्रतिरोध कम है किसके कारण, क्योंकि इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ज़्यादा है, यानी प्रतिरोध कम है क्योंकि इसका जो सेक्शन क्रॉस एरिया वो क्या है आपके ज़्यादा है और इसमें वो क्या है मित्रों कम है। तो आप देखोगे इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या है, तो आप सिंपल सा बोलोगे ये घट रहा है, इसका मतलब ये बढ़ रहा है तो ये घट रहा है, ये बढ़ रहा है तो ये घट रहा है, इनका मतलब इनका रिलेशन क्या मित्रों उल्टा है। यानी हम सिंपल सी बात बोलेंगे कि जो आपका प्रतिरोध होता है वो किसी भी चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब देखते हैं हम आगे उसके लेंथ पर कैसे डिपेंड करेगा। यानी अगर दो आपने चालक कंडक्टर ले लिए जिनका क्रॉस सेक्शन एरिया तो इक्वल है, लेकिन इनकी लेंथ क्या है मित्रों, एक की बड़ी है और एक की छोटी है, तो आप देखोगे जो धारा है, ठीक है, इसमें आसानी से जाएगी क्योंकि यहाँ इसको रास्ता क्या करना है, कम तय करना है, लेकिन इसको इधर जाने के लिए बहुत बीच में क्या आ जाएगी मित्रों, आपके बाधाएं आ जाएगी। यानी इसमें आई क्या होगा मित्रों, आई क्या होगा इसमें, देखो आई है ना, आई में क्या होगा, इसमें जल्दी इधर हो जाएगी यानी ज़्यादा होगा, यानी आर क्या होगा मित्रों कम होगा। क्यों हुआ, क्योंकि लेंथ कम है। इसमें कितना होगा मित्रों, आर ज़्यादा होगा क्योंकि लेंथ क्या है मित्रों इसमें ज़्यादा है। यानी जो आपका रेजिस्टेंस है, जो आपका प्रतिरोध है वो लंबाई के समानुपाती होता है। तो हम बोलेंगे जो प्रतिरोध है वो किसी भी चालक की लंबाई के क्या होगा मित्रों, समानुपाती होगा। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको मैंने एग्जाम्पल के थ्रू समझाया है और आई होप ये आपको बात समझ में आ गई होगी कि जो आर है, जो आर है वो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के तो व्युत्क्रमानुपाती होता है, जबकि एल के वो समानुपाती होता है। तो दोनों को साथ लिखेंगे मित्रों तो आर हो जाएगा आपका एल अपॉन ए। कितना हो जाएगा, आर एल अपॉन ए। अब ये समानुपाती हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा मित्रों, उसको हम बोलते हैं रो। क्या बोलते हैं मित्रों, रो। ये जो रो है ना मित्रों इसी को बोला जाता है विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता बोला जाता है इस रो को। मित्रों ये है क्या, तो मित्रों जो धारा में जो विरोध उत्पन्न होता है उस विरोध उत्पन्न होने की तीव्रता कितनी है वो कौन बताता है, आपकी प्रतिरोधकता बताता है। यानी किसी भी चालक में धारा के विरोध
धारा के विरोध उत्पन्न होने वाली जो तीव्रता है वो कौन सी है मित्रों, आपके रो है, इसी को हम बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, इसकी एक और डेफिनेशन हो सकती है कि अगर हम L को 1 मीटर ले लें, क्या ले लें 1 मीटर, और A को ले लें हम 1 मीटर स्क्वायर, तो आप देखोगे जो R होगा वो रो के इक्वल हो जाएगा। यानी सिंपल सी चीज़ है कि किसी भी चालक जिसकी लंबाई हो 1 मीटर और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना हो 1 मीटर स्क्वायर हो, यानी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो, तो उसमें जितना प्रतिरोध होगा वही उस प्रतिरोधकता के बराबर होगा। यानी एकांक लंबाई व एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले चालक का जो प्रतिरोध होगा वही उसकी प्रतिरोधकता कहलाती है। बात आगे समझ में। अब सबसे इंपॉर्टेंट है मित्रों इसका मात्रक क्या है, तो इसका मात्रक हम यहाँ से निकालेंगे। देखो R का मात्रक है ओम, A मतलब एरिया, तो एरिया कितना होगा मित्रों मीटर स्क्वायर, जिससे मल्टीप्लाई होगा, L आ गया डिवाइड में यानी मीटर, तो ये आपके मीटर एक कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा मित्रों ओम मीटर, और ये आपके क्या है मित्रों प्रतिरोधकता का मात्रक है। ठीक है, प्रतिरोधकता का मात्रक कितना है मित्रों ओम मीटर। ठीक है, ओम इंटू मीटर, प्रतिरोधकता का मात्रक कितना है मित्रों ओम इंटू मीटर है। तो यहाँ तक बात आई समझ में। प्रतिरोधकता क्या है, तो एकांक लंबाई व एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का जो प्रतिरोध होता है उसी को हम प्रतिरोधकता कहते हैं, और प्रतिरोधकता का जो मात्रक है वो होता है मित्रों ओम मीटर। और जो आपका प्रतिरोध है वो L और A पर निर्भर करता है, यानी लंबाई और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, लंबाई के तो समानुपाती होता है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब देखते हैं मित्रों हम इसमें आगे क्या चीज़ है। अब मित्रों जो आपके प्रतिरोध पड़ा था, अब इस प्रतिरोधों का संयोजन कैसे होता है वो आपको देखना है। प्रतिरोधों का संयोजन कैसे होता है मित्रों, हमने बात की थी कि जो आपका धारा होती है इसको मापने वाला यंत्र आपका अमीटर होता है। अमीटर है मित्रों, तो जब अमीटर नापेगा, कब नापेगा, जब उसमें धारा होगी। अब धारा कब होगी, जब उसका R कितना होगा मित्रों 0 होगा। लेकिन ऐसा कोई अमीटर बना हुआ नहीं है जिसका प्रतिरोध क्या कितना हो मित्रों 0 हो। तो हमने बात की कि आदर्श अमीटर वही है जिसका प्रतिरोध कितना होता है मित्रों 0, लेकिन अभी ऐसा कोई चीज़ है नहीं जिसका प्रतिरोध कितना हो मित्रों 0 हो, यानी उसका कुछ ना कुछ तो प्रतिरोध होता ही है, चाहे वो 0.1 हो 0.2 हो, लेकिन 0 के इक्वल कभी नहीं होता। ठीक है, बात आगे समझ में। अब पढ़ते हैं हम आगे प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन, मित्रों प्रतिरोधों का संयोजन दो क्रम में होता है। एक तो होता है आपका श्रेणी क्रम यानी सीरीज में, और एक होता है आपका समांतर क्रम। कौन सा होता है मित्रों, समांतर क्रम यानी आपके पैरेलल में। ठीक है, अगर हम श्रेणी क्रम की बात करें तो इसमें क्या होगा मित्रों एक के बाद एक प्रतिरोध इस श्रेणी क्रम में, ये मित्रों प्रतिरोध का सिंबल है। ठीक है, तो ऐसा परिपथ जिसमें प्रतिरोध एक श्रेणी में लगे होंगे ये होगा मित्रों प्लस माइनस। मित्रों हमने धारा की दिशा के बारे में बात नहीं की, तो अभी हम धारा की दिशा के बारे में बात करते थे। मित्रों जो धारा की दिशा है वो हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है, उच्च विभव से हमेशा निम्न विभव की ओर होता है, और वो हमेशा इलेक्ट्रॉन की दिशा के विपरीत होता है, यानी उसकी जो डायरेक्शन है वो प्लस से होती है। कहाँ होती है मित्रों प्लस से, और ये माइनस है आपका, ये प्लस है, तो जो धारा की जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा प्लस से होगी। किससे होगी मित्रों, आपके प्लस वाले टर्मिनल से होगी, इलेक्ट्रोड से होगी। ठीक है, तो ये धारा बह रही है। अब मित्रों देखो धारा के जाने का एक ही रास्ता है, तो धारा का मतलब पानी की तरफ, पानी का जाने का एक रास्ता है। अब इसमें कितनी भी रुकावट आएगी, अगर उसके जाने का रास्ता एक है तो वो वहीं से जाएगी, चाहे कितने भी रुकावट हो। अब इधर आपने प्रतिरोध तो लगा दिए बहुत सारे, लेकिन धारा को जाने का और कोई रास्ता नहीं, इसलिए धारा आपके इसी में से जाएगी। इसका मतलब हुआ मित्रों इसमें धारा क्या होती है मित्रों समान रहती है। धारा मित्रों इसमें क्या होती है समान होती है, यानी इक्वल रहती है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं भाई अमीटर होता है उसको श्रेणी क्रम में लगाते हैं, क्योंकि श्रेणी क्रम में धारा का मान समान होता है, और हम धारा का मान समान होता है तभी तो हम धारा का मान बता पाएंगे। अगर वो हर पॉइंट में बदलेगा तो हम उसका मान कैसे बताएंगे। ठीक है, तो इसीलिए हम समान होता है, इसीलिए हम अमीटर को श्रेणी क्रम में लगाते हैं। अब मित्रों जो इसका वोल्टेज है V, ये क्या होगा मित्रों इनके सिरों पर बट जाएगा। सबके अलग अलग सिरे हैं ना, तो इनके सिरों में क्या होगा मित्रों वो बट जाएगा। मान लो ये हो गया V1, ये हो गया आपका V2 और ये हो गया आपका V3। प्रतिरोध मान लेते हैं इसको R1 ओम, R2 ओम और ये R3। ठीक है, अब जो आपका विभवांतर मित्रों टोटल विभवांतर V है
टोटल धारा I है और टोटल जो प्रतिरोध इसको मान लेते हैं R। क्या मान लेते हैं? R। तो मित्रों V बराबर क्या होगा आपका V1 प्लस V2 प्लस V3। बढ़ गए ना V1 प्लस V2 प्लस V3 में। तो मित्रों V बराबर IR होता है तो ये हो जाएगा IR। V1 हो जाएगा मित्रों IR1। धारा तो सब में इक्वल जा रही है तो R1 हो जाएगा इधर, ये हो जाएगा IR2 और ये हो जाएगा आपका IR3। I कैंसिल हो जाएगा तो R बराबर होगा R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, तो ये टोटल प्रतिरोध होता है। अब मुझे एक बात बताओ मित्रों, आप अगर क्वेश्चन आ जाए श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालोगे, तो आपको क्या करना है, सभी प्रतिरोध को जोड़ना है। अगर आपके और आगे प्रतिरोध होता तो और जुड़ जाता। अब मित्रों एक बात बताओ, अगर प्रतिरोध जुड़ते रहेंगे तो प्रतिरोध का मान बढ़ेगा या घटेगा? तो आप बोलोगे जब प्रतिरोध का मान बढ़ रहा है, प्लस हो रहा है, इसका मतलब तो बढ़ेगा। यानी हम बोलेंगे भाई श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध होता है। श्रेणी क्रम में क्या होता है मित्रों? उच्च प्रतिरोध होता है। श्रेणी क्रम में क्या होता है आपके? उच्च प्रतिरोध होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगली क्या चीज़ है मित्रों, और अगला कॉन्सेप्ट क्या है ये भी आप ध्यान रखो कि जैसे आपको श्रेणी क्रम में, ठीक है, और यहाँ ये आपके बल्ब लगा दिया आपने, क्या लगा दिया मित्रों? बल्ब लगा दिया। ठीक है, बहुत सारे इधर बल्ब लगा दिए श्रेणी क्रम में। अब आपने क्या किया, इसको यहाँ से स्टार्ट कर दिया। अगर आपकी ये खराब हो गया है, ये बल्ब अगर आपके ख़राब है, यानी इससे पहले धारा आएगी, इससे आगे तो धारा जाएगी नहीं। यानी अगर आपका ये अगर बंद हो गया तो आप ये समझ लो कि आपके आने वाले जो तीनों बल्ब है ये भी आपके नहीं चल पाएंगे, यानी आपकी धारा यहाँ तक ही रुक जाएगी। तो ये आपके श्रेणी क्रम का एक घाटा है कि अगर एक इसमें से एक चीज़ खराब हो जाती है तो फिर पूरा आपका परिपथ बंद हो जाता है और हमें पता भी नहीं चलता कि इसमें कौन सी चीज़ खराब है। इसीलिए जो हमारे घरों में होती है तो हम श्रेणी क्रम का यूज नहीं करते मित्रों, हम समांतर क्रम का यूज करते हैं। ठीक है, बात आई समझ। तो समांतर क्रम का यूज इसीलिए करते हैं मित्रों क्योंकि समांतर क्रम में जब कोई चीज़ खराब भी होती है तब भी हमें पता चल जाता है कि वही चीज़ खराब है, और जो चीज़ खराब है मित्रों वो ही वहाँ पे बंद होता है। जबकि श्रेणी क्रम में ऐसा नहीं है। श्रेणी क्रम में अगर आपका एक चीज़ खराब हो गई, एक उपकरण आपका खराब हो गया, तो फिर पूरा परिपथ बंद हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें पूरे परिपथ में धारा प्रवाहित नहीं होगी और हमें पता भी नहीं चलेगा कि कौन सी चीज़ खराब है। ठीक है, हमें फिर सबको चेक करना पड़ेगा। बात आई समझ मित्रों। और इसका अगला कारण है उच्च प्रतिरोध। प्रतिरोध उच्च होगा तो धारा क्या मिलेगी मित्रों? हमको कम मिलेगी। इसीलिए हमारे घरों में जो ये सारा सिस्टम होता है वो किस में होता है मित्रों? समांतर क्रम में होता है। सारे उपकरण किस में लगे होते हैं? आपके समांतर क्रम में लगे होते हैं। तो श्रेणी क्रम का समझ में आया, एक तो उच्च प्रतिरोध है, एक खराब होने पर फिर क्या होंगे, आपको पूरा परिपथ बंद हो जाएगा। लेकिन मित्रों इसमें एक है कि आपको बस स्विच एक लगाना पड़ेगा। स्विच क्या करना पड़ेगा? आपको एक ही लगाना पड़ेगा। जैसे आप एक स्विच लगाओगे तो फिर सारा क्या हो जाएगा मित्रों? आपके स्टार्ट हो जाएगा। अब अगर आपको ये भी नहीं चाहिए फिर भी ये जलती रहेगी एक्स्ट्रा में, क्योंकि इन सब का स्विच क्या होगा मित्रों? एक होगा और एक स्विच, तो ये सारे आपके स्टार्ट हो जाएंगे, सारे जलने लग जाएंगे। बात आगे समझ में यहाँ तक? ठीक है, अब चलते हैं हम समांतर क्रम में। अब देखो मित्रों समांतर क्रम में क्या है, ये होता है मित्रों आपका समांतर क्रम। ठीक है, ये होगा आपका समांतर क्रम। ये प्लस है और ये माइनस, ये प्लस है और ये माइनस है, ये R1 ओम, ये R2 और ये R3। ये अगर I धारा है तो बढ़ जाएगी मित्रों I1 में, I2 में और I3 में। ठीक है, I1 I2 I3 R1 R2 R3 में आगे जाके बढ़ जाएगी। अब मित्रों आप देखोगे इधर जो I है वो आपके I1 प्लस I2 प्लस I3 में बढ़ जाएगी। लेकिन जो विभवांतर है वो इनके, क्योंकि इनका सिरा एक ही है तो टोटल विभवांतर आपको इधर मिलेगा। यानी इसमें विभवांतर चेंज नहीं होता है। इसलिए जो हमारा वोल्ट मीटर है उसको हम किस क्रम में लगाते हैं मित्रों? समांतर क्रम में लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो विभवांतर है वो समान रहता है। समांतर क्रम में विभवांतर समान रहता है, इसके कारण वोल्ट मीटर हम इसमें लगाते हैं। किसमें मित्रों? समांतर क्रम में लगाते हैं। अब I बराबर V/R होगा, तो ये होगा V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3। तो V कैंसिल होगा, जब तुल्य प्रतिरोध कितना होएगा आपका? 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये हो गया इसका तुल्य प्रतिरोध। क्या हो गया मित्रों? तुल्य प्रतिरोध हो गया। तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि तुल्य प्रतिरोध इसमें कैसे निकालेंगे। और मित्रों इसमें जो प्रतिरोध होगा वो आपके क्या होगा? निम्न होगा। प्रतिरोध निम्न होगा।
ठीक है। और आपकी अगर एक चीज़ खराब होगी तो हमको पता चल जाएगा और वो एक ही चीज़ बंद होगी, क्योंकि इसमें सब में से धारा अलग अलग जाती है। अगर ये चीज़ खराब हो गई तो इसमें से धारा नहीं जाएगी, लेकिन इन दोनों में से तो धारा आपके जाएगी, ठीक है। और आपके घर में कौन सा क्रम होता है मित्रों? समांतर क्रम में। सारे उपकरण आपके समांतर क्रम में लगे हुए होते हैं। तो आई थिंक आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी और एक एक कॉन्सेप्ट को हमने बहुत ध्यान से पढ़ा है। तो अब हम आपके नेक्स्ट वीडियो देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। इससे आगे आपको पढ़ाया जाता है नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही।